नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री का जो पिछला 8 चैप्टर है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 को, जो हिस्ट्री का है, नए साम्राज्य और राज्य। जो ये चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से भी 2-4 टॉपिक्स हैं जो सीटेट बार बार इससे क्वेश्चन पूछती है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सब शॉर्ट्स नोट है। जब मैं सीटेट का तैयारी करती थी तो ऐसे ही शॉर्ट्स नोट बना करके अपना रिवीजन करती थी, देखती थी, तैयारी करती थी बार बार। देखिए, कंटेंट तो बहुत है सबके पास, बहुत पढ़ाई भी कर लिया है सबको, पर उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं करता है, रिवीजन नहीं करता है, जिसकी वजह से चीज़ें याद नहीं हो पाती है, चीज़ें याद नहीं रहती है एग्ज़ाम तक जाते जाते, क्योंकि हम लोग कंटेंट बहुत पढ़ लेते हैं और उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं। तो रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं शॉर्ट्स नोट बना के रखी थी, जिसको मैं देख करके सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई की हूँ फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो आप लोग से शेयर कर रही हूँ अपना नोट्स, तो आप लोग भी इससे तैयारी कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है समुद्रगुप्त की जानकारी। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से मिली है। समुद्रगुप्त की जानकारी है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से मिलती है। हरिसेन इनके दरबारी कवि थे। जो हरिसेन थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त थे। दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षचरित की रचना की। हर्षचरित की जो रचना है बाणभट्ट ने की है, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उसके बाद दक्षिणापथ में 12 शासक थे। तमिल के बड़े भूस्वामी को वेल्लाल कहा जाता है। जो पिछले चैप्टर में हम लोग कुछ पढ़े थे पॉइंट्स को, उसका रिवीजन मैं करवा देती हूँ, जो मैं पॉइंट्स लिख ली थी पहले ही। तो जो है दक्षिणापथ में 12 शासक थे। तमिल के बड़े भूस्वामी को वेल्लाल कहा जाता था। तमिल के हलवाई को उनवाड़ कहा जाता था। मुवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया, और इन 3 मुखिया में है चोल, चेर और पांडे। इसको याद रखना है कि मुवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया, और 3 मुखिया में कौन कौन आता है? चोल, चेर, पांडे। और उसके नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। ये है परिस्थितियाँ। ये जो है परिस्थितियाँ जो है, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिन्हें प्रशस्ति कहते हैं। जो प्रशस्ति है वो विशेष किस्म का अभिलेख है। प्रशस्ति भी अभिलेख ही है। जो ये एक जो अभिलेख ना विशेष किस्म का अभिलेख है जिन्हें प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। मतलब किसी का भी प्रशस्ति देखिएगा तो उसमें राजा का प्रशंसा, राजा का बखान किया गया है, उसको कहा जाता है प्रशस्ति। तो एक प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। उसमें जो है तो प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा करना, तो इसमें भी समुद्रगुप्त की प्रशंसा ही की गई होगी। तो देखिए, आइए पॉइंट्स को देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन ने इसमें राजा को एक योद्धा के रूप में बताया और इसकी भरपूर प्रशंसा की है। जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, इसको समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने इसमें राजा का बखान किया है, जिसमें राजा को एक योद्धा के रूप में बताया है और इसकी भरपूर प्रशंसा की है। उसके बाद नेक्स्ट है हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की नीतियाँ। इसको ना देख लेना है और याद कर लेना है, इसको मुंह में याद रहना चाहिए एकदम, कि एग्ज़ाम में से कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए मैं इसको लिखी हूँ और आप लोग इसको बार बार देखिएगा कि हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की नीतियाँ। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में बताया है। तो पहले नंबर में क्या बताया है? आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जो नंबर 1 है, आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद दूसरा है दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं दक्षिणापथ में। इन सब ने हार जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। जो दक्षिणापथ के 12 शासक थे वो भी समुद्रगुप्त से युद्ध में हार गए थे और समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। उसके बाद है तीसरा और चौथा। तीसरे में क्या बताया है? इसमें असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। जो ये लोग थे, इन लोग भी युद्ध नहीं किया, हरिसेन से हार मान लिया, समर्पण कर दिया। तो इसमें क्या है? असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण और संघ आते थे जो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे तथा उसका दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। उसके चौथा, कुषाण तथा शक वंश और श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की विवाह अपनी पुत्री के साथ किया। जो ये लोग भी समर्पण कर दिए और ये लोग समुद्रगुप्त को दामाद, मतलब समुद्रगुप्त का विवाह जो है अपनी पुत्रियों के साथ करवा दिया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक है विक्रम संवत। जो विक्रम संवत में वही आता है चैत, बैसाख, पूर्णिमा, ये सब जो है वो सब विक्रम संवत के अंतर्गत ही आता है। तो विक्रम संवत का जो प्रारंभ था 58 ईसा पूर्व 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। विक्रम संवत गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय शकों पर विजय के
प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य उपाधि धारण कर ली। कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नगरम। तो नगरम किसको कहा जाता था? व्यापारियों के संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर घनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण होता था। तो नगरम बेसिकली नगरम किसको कहा जाता था? नगरम जो था व्यापारियों के संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर घनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण होता था। तो यही था, यही 2-4 टॉपिक्स थे जो चैप्टर नंबर 9 थे क्लास हिस्ट्री की। क्लास जो हिस्ट्री की थी 6 क्लास की, चैप्टर नंबर 9 नए साम्राज्य और राज्य। इसमें से आप लोगों को पढ़ना है समुद्रगुप्त, उसके चंद्रगुप्त द्वितीय, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करना। आप लोगों को अगर मेरी जानकारी, मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।